अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागुल लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई सुबह, एक नए दिन और जनाब एक नई उम्मीद के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे और साथ ही साथ अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ मुंसलिक लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और जो बिलखसूस अपने माहौल का भी हम लोगों ने ही ख्याल रखना है। तो क्योंकि आज नया हफ्ता है, नए हफ्ते का नया दिन है और नया सूरज आज निकला है, तो उससे ही हमें कुछ जनाब अपने लिए लेसन्स लेने चाहिए कि जब भी नया नया दिन आता है तो अपने साथ कोई ना कोई नई नवीद लेकर आता है, नई उम्मीद लेकर आता है। तो आज हम कुछ अपनी रियलिटी जो हमारे आमने सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमने ये तो देखा है कि लोगों के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दो लोगों के दरमियान जो सुलह के बारे में जो हमें तलकीन की जाती है या बताया जाता है उसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है कि जबकि दो दोस्तों के दरमियान कोई अनबन हो जाए या वो आपस में बातचीत और मुलाकात रोक दें तो हमें उन दोनों का करीबी होने के नाते क्या करना चाहिए। हमने ये देखा है कि कभी कभार हमारे जो दो करीबी दोस्त होते हैं उनका आपस में ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है और किसी वजह से उनमें दूरी आ जाती है और वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। अब हम ऐसी हालत में बेचैन भी रहते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें और किसके साथ खड़े हों, किसको संभालें, कौन सही है या कौन गलत है। तो सुलह करवाई जाए तो कैसे करवाई जाए, ये कुछ हमारे सवालात होते हैं जो हमारे दिमागों में आ रहे होते हैं। तो ऐसी हालत में हमें जो है ना एज अ थर्ड पार्टी एक अपना पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि दोनों को बारी बारी सुनना चाहिए मगर कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये मेरा एक कह ले कि पर्सनल एनालिसिस है। देखिए कि अगर मामला बहुत ही संजीदा है ना और उन्हें आपस में थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो उन्हें ज़रूर तन्हा छोड़ दें, उन्हें उनका टाइम दें और सही वक्त का इंतज़ार करें। कोई गलत कदम उठाने के बजाय ना मामलात वक्त के हाल पर छोड़ देना ही मेरे ख्याल से कभी कभार बेहतर भी होता है। हम अमूमन गलती ये करते हैं कि हम ज़बरदस्ती पर उतर आते हैं, क्योंकि दोनों के साथ हमारा कह ले कि बड़ा अच्छा रिश्ता होता है तो हमें ये लगता है कि जनाब हम अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो एज अ थर्ड पार्टी हम लोग दोनों की सुलह कराने की कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो दोनों को ना हम जज्बाती होकर ज़बरदस्ती आमने सामने बैठाने की कोशिश करते हैं कि वो फ़ौरन एक दूसरे से अपने मसले हल करके मामले को ठीक कर लेंगे, मगर कभी कभी ना चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं जितनी वो नज़र आ रही होती हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मसला हल करने से पहले उसकी नज़ाकत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर नज़र आता जो कील है उस पर हथौड़ा मारना ज़रूरी है। इसलिए ये ज़िद ना ही बांधी जाए कि जनाब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ उसके अंदर ना हम अपने तौर पर इस्लाम की चीज़ों को ले आते हैं। हमें पता भी होता है और फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा तलकीन कर रहे होते हैं। जैसे इस्लाम में हमें कहा है कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी से मना फरमाया गया है, तो आप जो है वो नाराज़ नहीं रह सकते हैं 3 दिन से ज़्यादा। उस गलती से हम किसी बहुत अच्छे ताल्लुक़ को जो मुनासिब वक्त पर कायम किया जा सकता था, हम सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहने वाली बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर बाज़ औक़ात हमें चीज़ों को देखने का जो हमारा ज़ाविया है, हमारा पर्सपेक्टिव है ना, उसको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं और इतनी चीज़ें बिखर जाती हैं कि उन्हें फ़ौरन से समेटना ना बेकार हो जाता है, या फिर समझ लें कि फ़ौरन से समेटा भी नहीं जाता है, थोड़ा वक्त लगता है उन्हें दोबारा से अपनी पुरानी हालत में आने के लिए। ऐसे मौके पर हमें सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि दिलों में जो मौजूद हमारी बरहमी है, ये जो हमारी नाराज़गी है, उसको कम किया जा सके और चीज़ें दोबारा अपनी असली हालत में आने के लिए तैयार भी हो जाएं। तो जब सही वक्त होना फिर अपनी अपनायत और दो तरफ़ा ताल्लुकी का सच्चा सबूत दें और सुलह के लिए जहाँ तक मुमकिन हो एक सच्चे सालिस का काम करें। और एक सच्चा सालिस एक कह ले कि वो भी ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है आज के दौर में, जिस तरह का हमारा दौर चलता जा रहा है। तो इसमें कि आपका कोई जनाब बहुत ही
फ्रेंड ऐसा हो कि जिसको कोई मफाद आपसे ना हो, जिसने किसी मफाद के तौर पर आपसे दोस्ती ना की हो या आपका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा हो और जो वाकई दिल से ये चाहता हो कि आपकी अगर किसी और से लड़ाई हुई है तो आप उसके साथ अपने मामला जो है वो ठीक कर लें। वरना यहाँ पर ना मुंह पे कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। ऐसी चीज़ें हम रोज़ाना के बुनियाद पर अपने इर्द गिर्द होते हुए देख रहे होते हैं। मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी ऑब्वियसली विटनेस करते होंगे, आप लोग भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इसी सारी चीज़ों के तौर तवार को जो आप लोग भी विटनेस कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। तो एक खालिस दोस्त आपको मिलना, मुखलिस दोस्त आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई मुखलिस रिश्ता है, तो उसको संभाल कर रखने की कोशिश करें और उसको लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ें। मतलब बहुत से ऐसे दोस्तियाँ मैंने देखी हैं कि जब कोई नया दोस्त आ जाता है तो पुरानी दोस्तियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कह लें कि वो जेलस फैक्टर भी आ जाता है कि शायद हमारी जगह किसी और ने ले ली। ऐसा नहीं होता। जिसकी जगह है वो कभी भी अपनी जगह जब तक खुद नहीं छोड़ेगा, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और आए, तो जब तक आप अपने साबित कदम रहेंगे अपनी जगह पर, तो आपको अपनी जगह से कोई भी हटा नहीं सकता है। जो नया है वो अपनी जगह खुद बनाएगा, वो आपकी जगह नहीं छीन सकता है। तो ये माइंडसेट हमारा चेंज करने की हमें ज़रूरत है। तो ये मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए कि अगर आप एज अ थर्ड पार्टी एक सालिस के तौर पर काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से, जिसे खुद शनास कहा जाता है, खुद शनासी कहा जाता है। और ये होती क्या है, आप किस तरह अपनी ज़ात को पहचान सकते हैं, आप किस तरह अपनी शख्सियत को पहचान सकते हैं, आप ख़ुद इन्हिसार कैसे बन सकते हैं, ख़ुद एतमाद किस तरह आप बन सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, आपने किस तरफ जाना है, आपका मकसद क्या है, आपने क्या इस ज़िंदगी से लेना क्या है और वापस क्या करना है। क्योंकि ये टू वेज़ होते हैं हर चीज़ के, कि जब आप अगर कुछ किसी से ले रहे होते हैं तो आपको वो वापस भी करना पड़ता है। अगर आप अच्छी चीज़ें अपने माशरे के अंदर से अडेप्ट कर रहे हैं तो आपने वही चीज़ें वापस आपने करनी भी हैं। तो आज हम ख़ास तौर पर सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और वो भी यंगस्टर्स में, कि उनको नहीं पता चलता कि जनाब वो चाहते क्या हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए उन्हें अपनी ज़ात का पता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी शख्सियत का खुद शनास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमें दूसरों के बारे में तो हर चीज़ पता होती है कि दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हमने कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा, कभी भी हमने अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचा कि हमारी ज़ात को क्या चाहिए, उसकी ग़िज़ा क्या है। और वैसे भी कुरान करीम में कहा जाता है कि जनाब आपकी ज़ात के अंदर एक मुकम्मल कायनात है, उसको पहले ढूंढो फिर बाकी कायनात के बारे में सोचना। तो उस कायनात को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद अमादुद्दीन गिलानी मौजूद हैं इन स्टूडियो में। अमाद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। माद, खुद शनासी जिसे सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है, बहुत से लोग, और ख़ास तौर पर अगर हम लोग अपने यंगस्टर्स को एड्रेस करें तो वो नहीं जानते हैं कि हमने ख़ुद को किस तरह ढूंढना है, ख़ुद को जानना कितना ज़रूरी है, वो नहीं जानते हैं। तो क्या कहेंगे कि सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली में है क्या? जी, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि असल दौरे हाजिर में और इससे पहले कबल इसको खुद शनास और खुदी के लफ्ज़ को जो समझा जाता था वो अनापरस्ती में लिया जाता था। लेकिन जब तक इकबाल ने इस फ़लसफ़े को बयान नहीं किया था तब तक ये खुदी अनापरस्ती और ख़ुद गर्जी के ज़ुमरे में ली जाती थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब इकबाल से पूछा गया कि आपका जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ से मिला है, तो सैयद नज़ीर नियाज़ी ने अपनी इधर लाहौर कॉन्फ्रेंस में भी इसको कोट किया था और उन्होंने अपने उन्वान में भी लिखा कि उन्होंने कहा कि सैयद नज़ीर नियाज़ी ने पूछा इकबाल से कि आपको ये जो सोर्स है ये कहाँ से मिला है। उन्होंने कहा आप मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा। अच्छा। तो मैं आपको इसका बताऊंगा सोर्स।
उनको लगा शायद किसी लाइब्रेरी में चले जाएंगे और वहाँ से किताबें निकाल के खंगाल के हमें उसका मतलब बताएंगे। जब नज़ीर नियाज़ी उनके पास गए तो इकबाल ने कहा कि वो सामने, अच्छा, इकबाल की आखिरी उम्र में उनकी लाइब्रेरी में सिर्फ कुरान पाक होता था और बाकी सारी कुतुब उन्होंने वहाँ से निकाल दी थी। उन्होंने कहा वो कुरान पाक लेकर आइए। तो सैयद नज़ीर नियाज़ी कुरान पाक लेकर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान पाक खोला, सूरह हशर की आखिरी आयत उन्होंने कहा कि निकालिए। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने मुझे भुला दिया। उस पर सज़ा क्या मिली? उस पर सज़ा ये मिली कि फनसाहुम अनफुसहुम, मैंने उनको अपनी ज़ात से गाफिल कर दिया कि वो इंसान जो मुझे भुला देगा मैं उसको उसकी अपनी ज़ात से गाफिल कर देगा। आगे क्या बताते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि फ़इन्नहु यालमु सिर्रा फ़अख़फ़ा फ़इन्नहु यालमु सिर्रा फ़अख़फ़ा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि इंसान के अंदर एक राज है और उस राज के अंदर जो राज है मैं वो भी जानता हूँ। अब इस पे सवाल ये उठता है कि राज और सीक्रेट इंसान के अंदर होता है, कम से कम उसको अपने सीक्रेट का पता होता है कि ये राज मेरे अंदर छुपा है। और उसके आगे भी एक राज है, उस राज को जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बेशक। उसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसका आपको इल्म नहीं होता, और आप जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो आपसे सवाल करता है, आपकी ज़ात के अंदर उतरने की कोशिश करता है, फिर आपकी असलियत तो आपको बताता है। ये वो सीक्रेट है जो आप और आपका साइकेट्रिस्ट जान रहा है, ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा एक सीक्रेट है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। उससे पहले भी जो है वो आपके आइडिया आने से पहले ही वो जान लेता है। वो पहले जानता है, बिल्कुल। वो आइडिया भेजने वाला भी वही है। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर आपका अमल क्या होगा वो इसीलिए भेजता है कि आप उसको किस तरह लेकर चलेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन किस तरह खुद शनासी को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं? जिस तरह कुरान मजीद में भी है ना कि आपकी ज़ात के अंदर एक पूरी कायनात है, लेकिन हम अपनी उस कायनात को ढूंढ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग भटकते रहते हैं कहीं ना कहीं, हम परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो किस तरह उस खुद शनासी को हम लोग ढूंढ सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं उसकी पहचान के लिए हमें कोई ऐसी ज़ात तलाश करनी है जो कामिल ज़ात है। कामिल ज़ात हमारे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कामिल हो, और उनके रास्ते पर चलने के अलावा हमारे पास कोई जो उसवा है वो नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि जो अतात करनी है वो अल्लाह की करनी है और रसूल की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक अतात नहीं होगी हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकेंगे। उनका रास्ता, उनकी बातें, उनका जो दीन है, जब तक उसका आप अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं पहुंच सकते। और ख़ुद शनास इंसान वही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानता होता है, उसका राब्ता उनके साथ होता है, उसके मामलात अल्लाह के साथ चलते हैं, वो अपने इबादात में, अपने रियाज़त में, अपने मुजाहदात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शामिल रखता है। जब तक वो नहीं होंगे तो आप अपनी पहचान नहीं कर सकेंगे। अमाद, मुझे बताइएगा टीचर्स का एक तो रोल, दूसरा जैसे हम इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब यंगस्टर्स जो हैं वो उस फ़लसफ़े के ऊपर मतलब उसके ऊपर उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारे उस्ताद हैं उनको उस साइड पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं? जी, सबसे बेसिक चीज़ पता है क्या है कि आपका ईमान जो है वो किसी अकल पर नहीं चल सकता जब तक आप इश्क के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और इकबाल इसके बारे में भी कहते हैं कि अकल मुहकम असासे चूनो चंद, इश्कुरियाँ अज़ लिपासे चूनो चंद। वो ये कहते हैं कि अकल जो है वो हमेशा ये देखती है कि शायद मैं इस रास्ते पर निकलूँगा, आगे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इश्क उरियाँ अज़ लिबास से चुनो चंद, जो इश्क जो होता है वो इस लिबास को पीछे फेंक देता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने अपनी मंजिल पर कैसे पहुँचना है। तो आप जब तक इश्क की हालत में नहीं जाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि ईमान आपको तब तक हासिल नहीं हो सकता। और टीचर्स को भी ये चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं अपने टीचर्स की एक वाक़या बताता हूँ कि उनका मेरे साथ रिलेशन ऐसा था कि अगर मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो अगर मुझे भूख लगी तो वो खाना वो मुझे दे दिया करते थे।
आज के दौर में ये होता है कि बच्चे को डांट डपट के आप पढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे नहीं चल सकते। आज के दौर में आपको चाहिए कि उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाएं कि स्टूडेंट टीचर का ना रहे, क्योंकि आजकल हर इंसान प्यार मोहब्बत मांग रहा है किसी ना किसी रिश्ते से। अगर उसको घर पे नहीं मिलती, वो अपने टीचर से सोच सकता है कि काश मुझे अपने उस्ताद से वो मोहब्बत मिल जाए, शायद मुझे किसी दोस्त से वो मोहब्बत मिल जाए। इंसान अपने घर के बाहर वो रिश्ते तभी ढूंढता है जब उसको घर में वो चीज़ मतलब हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें कुछ चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर अपने हीरोज़ को ख़ास तौर पर मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है ना, ताकि हमारे बच्चे जो न्यू जनरेशन है उन्हें पता हो कि ये हमारे हीरोज़ हैं और ये लोग ये करके गए हैं हमारे लिए और ये छोड़ कर गए हैं जिनके ऊपर हमने अमल पैरा होकर आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट से मुतासर हो रहे होते हैं, हम अपने हीरोज़ को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमारे अभी भी अगर आप करिकुलम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कोई इक्का दुक्का ही हमारा कोई हीरो हमें नज़र आ रहा होगा या जिसके बारे में वहाँ पर लिखा होगा, वरना नहीं होता। सिर्फ कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल का पता है, बाकी और किसी का नहीं पता हमें। अल्लामा इकबाल के भी कुछ शेर का पता है, हाँ, बाकी कुछ भी नहीं पता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए इकबाल ने इस पर भी एक मुझे शेर याद आ गया कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर, कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कि आपकी जो कौम है, आपका जो फ़लसफ़ा है, आपकी जो उस्वा है, वो सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आपके पास इतना बेहतर अमली नमूना है, आप उस पर क्यों नहीं चलते? आप उनके साथ क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं? उनके अंदर किसी तहजीब, आप अगर तहजीबों के लिए हैं तो वो वहाँ पर आप नहीं चल सकते। आपकी अपनी तहजीब है, आपका अपना दीन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पूरी दुनिया भी फिर लें, लेकिन आप अपनी जो रिवायात हैं, अपने रूट्स जो है ना, उनको नहीं दरगुजर कर सकते हैं, आप उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए वेस्ट को ज़रूर आप अपनाएं, उनके तौर एतवार को अपनाएं, लेकिन अपनी जो साख्त है या जो अपनी जो जड़ें हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी भूलें मत कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ सैयद अमादुद्दीन गिलानी मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अमाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे, खुद शनासी के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने हमारे शहर का हुस्न बिगाड़ कर रख दिया है। ट्रैफिक रवाने भी मुतासर हो चुकी है और शहर में 1000 से ज़ायद जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं वो लीगल किए गए और ना ही बंद हुए। और रही सही जो कसर है वो पार्किंग स्टैंड्स में ठेलों और तजावुज़ात की भरमार ने निकाल दी हैं। पार्किंग साइट्स ने शहर के हज़ारों मकीनों के फुटपाथ्स पर चलने के हकूक़ भी सलब कर रखे हैं। और पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में ठेले और तजावुज़ात ने शहर का हुस्न गहना दिया है और पार्किंग माफिया मौजूद है जो इस सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। यही नहीं, ओवर चार्जिंग की शिकायत भी सैकड़ों की तादाद में हमारे सामने रोज़ाना जो है ना इंतज़ामियों को मौसूल भी होती है, मगर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता और ना ही गुज़श्ता 5 साल से इसका कोई अजाला किया जा सका है। पार्किंग कंपनी का 4 करोड़ रुपए माहाना का हदफ रखा गया था, जो रुपए की नाकदरी से और भी आबादी में इजाफे के बावजूद कभी भी पूरा नहीं हो सका है। अगर कुछ डेटा के हवाले से बात कर ली जाए तो स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि 216 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड्स को अभी तक भी कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका है। और जो मंजूर शुदा बिजनेस प्लान है उस पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा सका और नई पार्किंग साइट्स अभी तक गैर फाल हैं। 1000 गैर कानूनी पार्किंग साइट्स का स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में इंकशाफ भी हुआ है। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इन तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस हैं। पार्किंग कंपनी के क्या अपने ही अफसरान हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, और कब जाके ये जो पार्किंग का मसला है हमारे शहर लाहौर का, इसको हल किया जाएगा? कोई प्लान किया जाता है, कोई गौर व फिक्र इसके ऊपर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? इसके ऊपर बात करने के लिए इमरान अकबर हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, पार्किंग का मसला कब हल होगा ये मुझे बता दें। आज कोई है आपके पास कोई डेटा, कोई खबर? लेकिन वैसे तो पूरे शहर लाहौर में पार्किंग का मसला, लेकिन अगर मॉल रोड से हम लोग बिलखुसूस शुरू कर लें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है, कब हल होने वाला है इसका? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका।
अब ना ये सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं। अच्छा। और इसमें बता भी चुके हैं कि बिल्कुल आपके ऐसे ही शहर में ये प्रॉब्लम है। और पेडेस्ट्रियन राइट्स जो हैं वो हर बंदे का हक है। जो भी बंदा चल रहा है उसको साफ़ जगह मिलनी चाहिए, फुटपाथ मिलने पर चलने के लिए मिलने चाहिए, कुशादा फुटपाथ मिलने चाहिए, ना कि ठेले लगे हो, ना कि पार्किंग स्टैंड्स उन फुटपाथ पे लगे नज़र आए। अब माहौल ये है कि ग्रेस होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। जिस आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो जगह जगह पे आपको बड़ी अच्छी तरीके से पार्किंग सिविलाइज्ड बाहर कंट्रीज हैं, वहाँ पे हर कोई यही यूज कर रहा होता है चीजें। उनका भी मसला ना जो है वो पार्किंग का ही है बाहर भी। मगर वो बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम जो है मैनेज किया हुआ है। उन्होंने अगर आपको अपनी व्हीकल के लिए आपकी जो व्हीकल आगे खड़ी होनी है सड़क पे, तो उन्होंने इतने पैसे रख दिए हैं कि हर बंदा उस आधे घंटे में काम मुकम्मल करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर जो लगा कर जाता है वापस नहीं आता। अब इसमें ना आंख मुँह चोली चल जाती है बहुत सारे माफियाज की कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है, उसको आपने पैनोरामा की फुटपाथ के साथ लगा दिया है, पार्किंग नहीं मिली, वो लगा कर चला गया। उसने लगाई पार्किंग में ही है मगर वो लगा कर चला गया, भूल ही गया है कि मैंने लगाई है पार्किंग। वो अपना एक काम हार रोड से, दूसरा काम अनारकली से, तीसरा शारनी से कर के शाम 6 बजे आया। दिया क्या है उससे 100 रुपया, ठीक है। फ़र्ज़ करें उसने 200 रुपये दिया है तो एक तो उसकी गाड़ी की हिफाजत हो गई और दूसरा उसको उधर आने जाने में आसानी होगी। अब मसला ये है कि आपके कहीं पे पार्किंग का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे सरकारी तौर पर प्लाजे बनाए गए हैं जिस पर कोई ऐसा काम हो सके कि कहीं पे बंदा तो वही ना, प्लाजे तो बनाने थे, उसका कहीं ना कहीं पेपर वर्क भी मुकम्मल हो चुका था, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। देखिए ना, आपको हर चीज़ का पता है। आप ये देखें कि आपकी कोर्ट कचहरियाँ भरी हुई हैं। हाँ, आप जाते हैं कहीं पे इंसाफ की दरखास्त लेकर तो आपको बाइक्स की झंझट से बाइक्स गाड़ियों की झंझट से निकलना पड़ता है। और इतनी ट्रैफिक वहाँ पे होती है कि बंदा आधा तो वैसे ही बाहर ना रह जाता है कि यार मैंने कैसे काम आगे जाके करना है। अब ऐसे ही जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको माहौल चाहिए, गाड़ी खड़ी की है, जाकर मैं अपना काम करूँ वापस जाएँ। अब आपको वहाँ पे जाके पार्किंग नहीं मिलती। शहर में देखें आपके कितने पार्किंग प्लाजाज बनते थे 2016 से। अच्छा। आज क्या है 2023। देखिए 2016 में क्या डॉलर का रेट था और आज क्या रेट है। नहीं, लास्ट जो पार्किंग प्लाजा थे वो 2016 में बने थे। नहीं बना ही कोई नहीं। अच्छा, अभी तक तो बना ही नहीं है। वो प्रपोजल आया था 2016 में। आपकी प्रपोजल थी मार रोड, हार रोड के बाहर बनेगा, नीला गुम्बद बनेगा, भाटी चौक बनेगा, गैलेक्सी सैलमा बनेगा, इचरा बनेगा। आपकी प्रपोजल थी जो अंदरून शहर है उसके अंदर 2 प्लाजे बनाए जाएंगे, दादा दरबार के बिल्कुल सामने बनाया जाएगा। इसी तरह जो है लाहौर में जो है 10-12 पार्किंग प्लाजास बनाए जाएंगे, लारी अड्डा पे बनाया जाएगा। अच्छा, ये वो रशी एरिया है, अर्बन एरिया है जो कि प्लानिंग नहीं है, जहाँ पे कहीं पे भी ना कोई गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं, कोई इधर जा रही है। अब तो जो गवर्नमेंट है एक अच्छा काम कर रही है कि आपकी जो रोड्स हैं वहाँ पे सिर्फ यू टर्न बना रही है, वो सारी जितने भी रोड कट थे वो ख़त्म कर रही है। चले, इसका ये भी फ़ायदा है। लेकिन ये जो पार्किंग प्लाजा जो तजवीज़ इन्होंने 2016 में वो रखी थी और एक डॉक्यूमेंटेशन इसकी की गई थी कि ये इतने पैसे इसके ऊपर लगने हैं, 7 साल गुजरने के बाद उनके तखमीने में कितना करोड़ों का इजाफा हो गया। तब करोड़ थे, अब अरब हो गए होंगे। तब एक पार्किंग प्लाजा जैसे कि हार रोड है, हाँ। साबिक मेयर लाहौर का रिटायर्ड मुबशर जवेद थे, उन्होंने उस पार्किंग प्लाजे का तखमीना बनवाया था तकरीबन 80 करोड़ के करीब हार रोड के। अच्छा, अब तो वो अरबों में बात चली गई जी। अब देखे ना, ईंट, सरिया, रेत, सीमेंट, हर चीज महंगा हो गया, तो वो तो 2, 2.5, 3, 4 अरब का बनेगा। और ऊपर से उनको क्या करना है, इंतजामिया के कौन से जेबों से जाना है? जेब तो हमारी खाली होनी है, टैक्सेस तो हम नहीं देने ना। देखे ना, रेवेन्यू को नुकसान तो हो गया ना, खसारा आ गया। वही तो कह रहे हैं, उनका कौन सा खसारा होता है? खसारा तो फिर वो भरना होता है अवाम ने। हम इससे भी आगे चले जाते हैं। लाहौर को बचाना है, बनाने पड़ने हैं, करना पड़ना है, पता नहीं क्यों नहीं करते। बारिश 7 साल गुजर गए इमरान, अभी भी ये लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं कि बनाना है और लाहौर को बचाना है। आज बचा भी तो लें, जब डूब जाएगा तब बचाना है। आज भी आप देखें कि आपका लाहौर का AQI इंडेक्स क्या है, ठीक है, 428, 417 इस तरह का आया। इवन के कल जो है इन्होंने साइकिल रेस वगैरह भी करवाई, मार रोड बंद करके शहर को एक किस्म का बंद भी किए रखा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी गए। मगर आप देखें कि फैसला साजी नहीं हो पा रही। अब जो बारिश है, मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल बारिश के मुतालिक अगर इसके मुताबिक जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में सोच लिया जाता तो आज आपकी माहिरीन टीमें यहाँ पे बैठी होती, यहाँ पे देखिए क्लाउड शेडिंग रेन होनी है,
आज एक फैसला सामने आया कि जी दुबई से जो है उनकी कंपनी से बात हो गई है, नहीं उनकी कंपनी से बात हो गई है, तो उसके ऊपर अब ये सूरत हाल है कि हमें ना अपने शहर में जो ये बारिश करनी है आर्टिफिशियल, उसके लिए बादलों का इंतज़ार होगा, उसके फिर वो जो क्लाउड शेडिंग रीडिंग होगी वो उनके, देखिए आपके पास जहाज़ ही नहीं है बारिश बरसाने वाले, वो आपको दुबई से मंगवाने पड़ने हैं। हमने कभी किया नहीं है ना, ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं हमने किया, तारीख में पहली दफा तो होने वाला है तजुर्बाती तौर पर अगर आप ये इस साल कर देंगे ना किसी भी तरीके से, चाहे दिसंबर चल रहा है चाहे जनवरी चल रहा है, कम से कम अगले साल में आपको पता होगा हमारा तखमीना क्या है, हमने अक्टूबर नवंबर के महीनों में 4 बारिशें करवानी है, उसके लिए आपके अक्टूबर नवंबर के महीनों में मौसम भी बनता है, उसके हिसाब से आप अपना जो है इसकी वैल्यू का बजट भी रखेंगे। अब यही सूरत है इधर भी आ जाए जरा। इसकी मिसाल इसलिए दी है कि बस हम कहते रहते हैं एयर एंड आइज के तौर पे शहरियों की आवाज़ बन के कि हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप मुझे बताएं कि आपने शॉपिंग करने जानी है इच्छा, अब गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें? कहीं पे भी नहीं, जहाँ पे वो बस घर से निकले तो आपको बस ये है कि गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी कहीं नहीं खड़ी करनी, बस गाड़ी है तो गाड़ी महंगी, बिल्कुल करनी तो है ना। अब यही तो मसला आता है कि हम वहाँ जाके गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। यही सवाल है। देखें वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स और तमाम अफसरान तमाम बड़े लोग तो उनके तो ड्राइवर होते हैं, आप चले जाओ पार्किंग नहीं देते हैं ये लोग इंतजामिया, ठीक है, उसके बाद अगर पार्क कहीं कर ही दी है, हमें जगह अल्लाह अल्लाह करके मिल गई, उसके बाद फिर लिफ्टर जो हमारी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, फिर हमें समझ आती है कि जी नहीं पार्किंग की थी हमने, लेकिन ये तो हमें इंतजामिया को भी सोचना चाहिए ना, फिर हम जुल्म तो आवाम के ऊपर ही कर रहे हैं। आप बिलीव करेंगे क्रीम ब्लॉक का तो आपने सुना होगा, जी, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी हुई है। आप कभी शाम के टाइम वहाँ पे चले जाए 7-8 बजे, आपको गाड़ी की जगह नहीं मिलेगी, नहीं गुजर रही और होती, सड़क जो है वो ब्लॉक होती है, ट्रैफिक वार्डन आपकी गाड़ी के ऊपर आ जाएगा कि जी आपने यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी, भाई ये बाकी कैसे खड़ी, जो बाकी खड़ी अच्छा, वो तो हटाएं। वो नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप अंदर सर्कुलर जारी करें, इंतजामिया सर्कुलर जारी करे ताजरों को कि यार ये इस तरह से मसाइल आ रहे हैं, आप अंदर प्लाजे पे प्लाजा बनाते जा रहे हैं, गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी है, बाइक्स कहाँ पे खड़ी करनी है, हज़ारों बाइक्स गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी करनी है। आपके सिर्फ हार्ड रोड को देख लिया जाए ना तो हार्ड रोड पे जो है वो 4,500 से 5,000 बाइक्स लगती है। ये भी शायद मैं कम कह रहा हूँ, ये मैंने उनके दादोशुमार आपको बताए हैं। आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो 1,000 से ऊपर जाती हैं सिर्फ हार्ड रोड, साथ ही उसके बिडर रोड है, बिडर रोड के साथ ही पेनोरमा है, पेनोरमा के सामने नकी मार्केट है। अब ये 4 चीज़ें एक हब है आपकी कमर्शियल एक्टिविटी का। उसके थोड़ा सा आगे आ जाए, आधा किलोमीटर आगे आ जाए, अनारकली आ जाता है, नीला गुंबद आ जाता है, अनारकली को उधर से आए तो भाटी लगता है, अब साथ ही उर्दू बाजार आ जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा रशी एरिया है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है कि जिसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास जहाँ पे आपने अपनी व्हीकल खड़ी करनी है, अपनी बाइक साइकिल कोई चीज़ खड़ी करनी है, आपके पास जगह नहीं है। साथ ही आपका मियो हॉस्पिटल है, साथ ही आपका, यानी कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे हैं। सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें तो बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के बाद जो है अपर माल पर आपको इतनी ज़्यादा बाइक्स गाड़ियाँ, बिल्कुल ये आपके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस का हाल है कि आपके बिल्कुल ऑफिस के बाहर आपके फुटपाथ पे गाड़ियाँ बाइक्स, और ये नहीं कि कुछ दर्जन कुछ सैकड़ों हजारों की तादाद में आप कहते हैं गिनते जाए काम ही नहीं होते। वो क्या है कि पार्किंग प्लाजा नहीं है। अब ये तमाम यही तो रोना हम कितने सालों से रो रहे हैं इमरान की पार्किंग प्लाजास की जरूरत है। अब जैसे आपकी रिपोर्ट जैसे सामने आई थी कि 1000 के करीब गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स है लाहौर में, और इसका मतलब है कि अगर वो लोग कमा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए मेरे ख्याल से वो कमा रहे हैं। आप यहाँ पे मेरे साथ घंटा गुफ्तगू करते, ऐसे मैं मसाइल आपसे इसके ऊपर ही कह रही हूँ कि अगर यही हम लोग अपनी जो पार्किंग कंपनी है उसको हम लोग इतना एस्टैब्लिश कर दें तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। कि देखें आपके पास 216 आपके मैं ये कहता हूँ कि वो हो गया है, मुझे तो अब लगता है सदियों पुरानी बात हो गई, 216 रजिस्टर्ड है। अच्छा 216 में से जी 45 पे जी काबजीन बैठे हुए हैं, वो किसी भी मद में बैठे हुए हैं, कहीं पे किसी ने स्टे दिया हुआ है, उनको हटाने की कोशिश नहीं की गई काबजीन को, वो बस बैठे हुए हैं और कितने सालों से बैठे आ रहे हैं। अब आपको ऐसे उनकी तो मेरे ख्याल से नस्ल दर नस्ल ये चीजें चलती हैं। अब देखिए ये तो हो गए 216। अच्छा अब लाहौर इतना बड़ा है कि अब 216 ही रहेंगे। अब तो पता नहीं कितने 2000 कितने हो गए। 274 यूनियन काउंसिल तो 2020 में थी और अब 420 है नए कानून के मुताबिक। अब ये देखें कि आपकी इन यूनियन काउंसिल में
जहाँ पे 30,000 की आबादी जो है वो काउंट की जाती है, 30 से 35,000 की, वहाँ पे क्या एक पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पे क्या एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या एक ग्राउंड है। ये पार्किंग स्टैंड जो है यहाँ पे शहर में, आप बागबानपुरा बाजार अच्छा, दूसरा आप 216 रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड्स की बात कर रहे हैं, ये अलमिया ऊपर से ये भी है हमारा कि उधर जो है ना पर्ची भी जाली चलती है। अब ये देखिए, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सहूलतकारी, वही ना कि सहूलतकारी कौन कर रहा है, लोगों की माफियाज की, कैमरा लेकर जाएंगे, अपना वहाँ पे ड्यूटी करेंगे, तो बिलीव करें वहाँ पे कोई भी बंदा ऐसे लगेगा जैसे ये सारे नमाजी परहेजगार और कोई का, वो पर्चियाँ भी गायब हो जाती हैं, वो किताबें भी गायब हो जाती हैं। इतने तेज़ हो गए हैं वो कि हम जाते हैं उनको पता लग जाता है कि नहीं ये आधा घंटा तो मारा गया है, इसमें तो बिल्कुल हमने ऐसे करना है कि जो पर्ची चल रही है सीख गए हैं ना वो भी, उनको पता लग गया ना कि सारी बात है, जिन्होंने एक्शन लेना उन्होंने कहा भाई इनको संभाले। अब सारा दिन तो हम उनके ऊपर नहीं चेक एंड बैलेंस रख सकते ना, हमारी ड्यूटी भी नहीं है। हम ज्यादा कोई कैमरा लगाकर कोई ऐसा स्कैम करना शुरू कर दें तो वो भी फिर अजीब से लगता है कि क्या हम रोज़गार के पीछे पड़ गए हैं। मकसद ये कहने का है कि जो फैमिली आती है, फ़र्ज़ करें 100 रुपये है, गाड़ी जो है वो प्राइवेट पार्क कर रहा है, अब आपके जे रोड पे 3-4 हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हैं, वहाँ पे आप जाएं 100 लेते हैं गाड़ी का, अगर आपने 2 से 3 घंटे लगाए हैं वो 150 कहेगा। अगर देखिए वहाँ पे आपकी गाड़ी के चार्जेस बढ़ रहे हैं भाई, यही तो कह रही हूँ, हर जगह अलग अलग चार्जेस हैं। आप कभी आप जहाँ पे भी चले जाए, इवन दो के अगर आप उधर चले जाए लिबर्टी चले जाए, वहाँ पे खुलेआम जो है ना वो मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं। गुलबाग में लूट मार हो रही होती है, लिबर्टी में लूट मार हो रही होती है। सर जी एम्पोरियम जाए 400 रुपीज, पार्किंग 400 रुपीज, आंखें सर पे रख लेते हैं वो, और फैमिली आपके साथ होती है, बंदा कहता अच्छा अगर मैंने 15-20 हज़ार की शॉपिंग अंदर से की तो मैं इसको पैसे। देखिए आपके शहर में ये इस वक्त अलमिया है कि आपके शहर में जो पार्किंग वाला है उसको भी पता है मैंने इसे पैसे कैसे निकलवाने हैं, क्योंकि उसने अपने भी पूरे करने हैं। तो फिर अवाम अपने तौर पर क्या करे, अगर इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही है इन माफियाज को पकड़ने के लिए, तो फिर अवाम क्या करे, उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दे, उनकी क्या करे कि फिर अपने हमें यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा इससे हट के कि अपनी सेल्फी उतारें जाके पहाड़ की चोटी पे और के मैं यहाँ पे खड़ा और नीचे गिरा हुआ बंदा, ये काम करें कि लाहौर में लाहौरियों का साथ दें, एक दूसरों का, रवैयों में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अब तो वायरल हो जाती है वीडियो। लेकिन इमरान रवैये इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर आप उनकी पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, वो आगे से आपको झगड़े के तौर पर, मतलब आपको मारने धाड़ने के लिए भी आ जाते हैं, वो जो माफिया वहाँ पे बैठा हुआ है। तो फिर बंदा क्या करे? जो मारने वाला होता है वो भी इंसान है, जो खाने वाला वो भी इंसान है, ऐसी नहीं है। मगर ये है कि देखें हम भी तो जाते हैं ना काम करने, हम भी तो वीडियो शूडियो बनवा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा तो इंतजामिया तो मुझे कहीं नजर नहीं, मतलब इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही है, आवाम को फिर अपने तहत आप ही अपनी मदद करनी है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर रही इस मामले में, इस मामले में देखिए ऐसे पार्टी बनी हुई है जैसे ये खुद ही चला रहे हैं। इसका मतलब है कि सहूलतकारी फिर पार्किंग कंपनी के अंदर से अफसरानी कर रहे हैं ना इन लोगों की, ऑब्वियसली तभी इनको इतनी शेप मिल रही है, वरना तो कोई इतना नहीं अपनी फर्क फैला सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑब्वियसली यही काम हो रहा है, इसी तरह ही हो रहा है। मगर मकसद ये कहने का है, देखें मैं आपको फिर कहूंगा कि आपने इछरा जाना है, और इछरे में बस आपने ये घर से सोच के जाना है कि मैंने, जिस तरह आप लिबर्टी जाते हैं तो लिबर्टी में आपने पता कि आपने गाड़ी कहाँ पे लगानी है, अच्छा वहाँ पे भी आप ये सूरत हाल होगी, लिबर्टी में जगह नहीं मिलती है। ट्रू, अब लिबर्टी में जगह नहीं मिलती, और अगर आप इछरे में जाएं, अगर आप टाउनशिप बाजार में जाएं, बागबानपुरा बाजार में जाएं, तो आप कहेंगे मैं किधर आके फंस गई। बागबानपुरा बाजार में तो जगह ही नहीं है, आपके जीटी रोड पे भी जगह नहीं है, ऐसे ही है उनके यानी कि बंदा सोचता है कि यार मैं फिर किसी को साथ लेकर जाऊं, उसे को मैं गाड़ी लगाऊं, आप गाड़ी खड़ी तो कर रहे हैं। अच्छा वो भी फिर गाड़ी में बैठ के एक किस्म का यही हो गया, वो कितनी देर गाड़ी में बैठ सकता है भाई, यही तो बात है। और ये वो बुनियादी मसाइल है हमारे शहर लाहौर के, जिनको एड्रेस करना बड़ा ही ज़रूरी है, और इसलिए हम बार बार इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं कि शायद इंतज़ामिया को या हुकूमत को थोड़ी सी शर्म आ जाए कि इसके हवाले से भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिलीफ देना है अपनी आवाम को, जो लोग इतने पैसे लगा रहे हैं। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, पार्किंग के मसाइल को हल करने के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शहर लाहौर पे हमने बात कर ली थी इससे पहले वाले सेगमेंट में, लेकिन शहर लाहौर में बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसाइलिस्तान अब इसको कहा जा सकता है। पार्किंग का मसला आ जाता है, ट्रैफिक का मसला आ जाता है, और एक और मसला सेहत के हवाले से जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट है या कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जो अबतर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, उसमें कोई भी नई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। कोई नया हॉस्पिटल बनता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जिनकी हालत ज़ार बहुत ज़्यादा बेहतर थी, उनको भी उखाड़ के दोबारा से बनाया जा रहा है। उन ऑपरेशन थिएटर्स को, उन डिपार्टमेंट्स को दोबारा से, जिनकी कह लें कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इतनी उम्दा किस्म की हुई हुई थी कि जिनको हाथ लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा जाना था, उनको भी दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि फ़ंड्स की कहीं ना कहीं हम ज़रूरत के बग़ैर भी यूटिलाइजेशन हम कर लें, लेकिन जो बेसिक जो नीड थी हमारी कि अद्वियात की किल्लत है, उसको हमने पूरा करना है। इंस्ट्रूमेंट्स की हमारी किल्लत है, टूल्स हमारे पास नहीं है, ऑपरेशन टूल्स, ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, बेड्स की किल्लत है। एक बेड पर आपको 3-3 मरीज़ पड़े हुए नज़र आएंगे। ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है हमारे पास मशीन्स नहीं है। और इस पे एक और कह लें कि सोने पर सुहागा हो चुका है कि YDNA, जिनको यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कहा जाता है, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गुजरात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक डॉक्टर को खुलेआम दिन दिहाड़े जो है गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले भी इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, और फिर क्या होता है कि जनाब डॉक्टर्स की ये जो तंजीम है, जो बहुत ही नुमायाँ किरदार अदा करती है, वो एट द एंड जो फिर एहतजाज करने के कह ले के एटलीस्ट अपना रिपोर्ट कराने के लिए फिर वो एहतजाज करना शुरू कर देती है। और आज से पूरे जितने भी लाहौर के जो OPDs हैं, हॉस्पिटल्स की सरकारी सतह की, उनको बंद कर दिया गया है। तो जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं वो भी कह लें कि रुल कर रह जाएंगे। उनका अगर इलाज मुआलजा नहीं किया जाएगा, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, या इसका कोई अल्टरनेट रखा गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर भी बात करेंगे। और ये सारा मामला है क्या पंजाब हुकूमत इनसे ताउन कर रही है, इंतज़ामिया इनसे ताउन कर रही है, और किस तरह दिन दिहाड़े ये जो डकैतियाँ होती जा रही है, कत्लेआम होता जा रहा है, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और इनके साथ डॉक्टर शुएब नियाजी साहब हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के। शुएब साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो मुझे ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, शुएब साहब, इस हवाले से बताइएगा। गुजरात में जो दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए हैं डॉक्टर को, क्या वजह बनी है? कुछ इसके सामने कोई इंक्वायरी की अपडेट आई है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू कि आप लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। गुजरात में तकरीबन 14 दिन पहले हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान, वो CMH गुजरात में ड्यूटी करते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। वो डेली रूटीन में अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे थे। रस्ते उनके एक साथ उनके दोस्त भी डॉक्टर साहब मौजूद थे। वहाँ पे वो दरमियान में एक दोस्त को पिक करने के लिए रुके हैं, जो कि वो पहले भी पिक करते रहते थे। वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान वहाँ पे आए हैं, जिन्होंने इनको नॉक किया है कि आप दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और वहीं पे उन्होंने 3-4 फायर किए हैं। एक उनके सर में लगा है, एक उनके गर्दन से आर पार हो गया, और वहीं पे विदिन 30 सेकंड उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद वो फ़रार हो गए हैं। इस वक़ूआ के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो डेड बॉडी थी, जो MLC, उसका काम का आगाज़ किया गया, और FIR कटने में हमें 3 से 4 दिन लग गए वहाँ पे, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को डायरेक्ट ना दहशतगर्दी में लाने के लिए तैयार थी, ना कत्ल की दफ़ा लगाने के लिए वो लोग तैयार थे। वो कह रहे थे कि ये रॉबरी का केस है, डकैती का केस है। और जब FIR हो गई, उसके बाद अब 14 दिन हो गए हैं, पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने वहाँ के DPO साहब ये कहते हैं, जो असद साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मुलजिम ट्रेस कर लिए हैं, वो आदि मुजरिम हैं। मोबाइल फ़ोन बंद करके वो अपनी लोकेशन उनकी नहीं मिल रही। मैं सिर्फ ये हमें ये वो जो है उस जो शादीशुदा है, घर का वाहिद कफ़ील है और माँ बाप का इकलौता बेटा है, और उसकी 3 सिस्टर्स हैं। अब वो हमारा वैसे भी YD का फाउंडर मेंबर भी था गुजरात के अंदर, सर्विस हॉस्पिटल के अंदर भी। हमें इस चीज़ से भी नहीं है कि एक आम शहरी भी होता, फिर भी हम मतलब है कि एक दिन दिहाड़े एक ड्यूटी प्लेस पे एक डॉक्टर्स का कत्लेआम हो गया है, और उसके बाद आप उस मतलब है कि उस चीज़ को ले भी नहीं रहे, FIR दर्ज नहीं कर रहे, आप अलहदा से अपनी शराइत लागू कर रहे हैं। फिर ये हुआ है कि 7 दिन से हमारे जो वहाँ की OPDs हैं वो बंद पड़ी हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद पड़े हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल गुजरात के बंद पड़े हैं। गुजरात का कोई पेशेंट
वहाँ पे चेक नहीं हो रहा, वो रावलपिंडी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे, 2 मिनट के लिए वो दफ्तर से अच्छा, बाहर हैं। मतलब ऑलरेडी गुजरात में ये सारा चल रहा है, वहाँ जी। पे भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जी, जा जी। रहा है, अब लाहौर में भी ये सारी चीजें होने जा रही हैं, ओपीडी आप लोग बंद करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर डॉक्टर्स के साथ जुल्म किया जा रहा है तो अब आप लोग अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं कि ओपीडीज बंद करके जो दूर दराज से लोग आए होंगे यहाँ पर ओपीडी में अपना इलाज कराने के लिए, उनका इलाज नहीं होगा, उनको दोबारा वापस जाना पड़ेगा, तो ये आपको नहीं लगता कि अवाम के ऊपर अब ये जुल्म हो रहा है? उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमने ये ओपीडीज डायरेक्ट बंद नहीं की। अच्छा। हम तकरीबन 10 दिन से गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, प्रोफेसर जवेद अकरम साहब के साथ राब्ते में हैं, उनको हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, उनको हमने ये भी कहा है कि इस चीज़ की सुनवाई करें। ठीक है। लेकिन ये है कि डीपीओ साहब वहाँ पे, डीसी साहब इवन कि कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रहे हैं। ओके। उस पे अब जो 2 दिन पहले हमारी लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे हमने 48 आवर्स का अल्टीमेटम भी दिया गवर्नमेंट अच्छा। को कि आप हमें इस चीज़ पे कोई मुस्बत पेशरफ करें, आईजी के साथ मीटिंग करवाएं ताकि हमें पता चले कि मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों अभी तक कातिल गिरफ्तार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से सोने पे सुहागा, इन्होंने हमारे 4 डॉक्टर्स विदाउट इंक्वायरी के यहाँ से डीजी खान ट्रांसफ़र कर दिए हैं, सर्विस हॉस्पिटल से एक डॉक्टर अब्दुल मनान उनको पिंडी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब है कि और इस पे भी जवेद अकरम साहब को हमने कल तक ये थी कि हम आज ओपीडी बंद नहीं करते, अगर आप उनको विद इंक्वायरी चाहे आप जहाँ जो मर्ज़ी करें उनके साथ, लेकिन विदाउट इंक्वायरी ये कोई मतलब है कि किसी भी आप एक दर्जे चाहरम के मुलाजिम के साथ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि हम वो चीज़ गवर्नमेंट के गोश गुजार कर दी है, महमूद अयाज साहब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनको रिलीव कर दिया गया। आज मज़े की बात ये है कि गवर्नमेंट ये टैक्टिक्स खेल रही है कि आज उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया। चले, हम तो यही चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें आवाम को भी रिलीफ दें और ये जो ओपीडीज़ हैं दोबारा से बहाल कर दी जाएं। लेकिन क्या यही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि एट द एंड अगर हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो हम लोग ओपीडीज़ को बंद कर देंगे? इस पर भी हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सऊद फैसल ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक चेयरमैन थे YDA के और अभी भी एक्टिव मेंबर हैं YDA के, तो उनसे उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या लास्ट पे हमारे पास ओपीडीज़ बंद करने का ही एक ऑप्शन बचता है, क्या इसके अलावा भी हम लोग कोई और ऑप्शंस इख्तियार कर सकते हैं कि नहीं इख्तियार कर सकते? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका क्या एनालिसिस, आपकी क्या राय है, क्या एट द एंड हमें ओपीडीज़ बंद ही कर देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपके गुजरात इंसिडेंट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि हुआ क्या था। जी जी, वैसे तो हमारे जो डॉक्टर शुएब हैं जो प्रेसिडेंट है YDA के, उन्होंने तो हमें अपडेट कर दिया इसके ऊपर, तो आप भी अगर कुछ अलग से अपडेट करना चाहते तो कर। मैं थोड़ा सा कट जी जी जरूर जरूर बता दूं कि आज 14 रोज कंप्लीट हो गए हैं। एक डॉक्टर है जो PhD है, एसोसिएट प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री का, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, सुबह 7:30 बजे एक मसरूफ तरीन चारा के ऊपर उसको मर्डर, और वो जो मर्डर्स हैं, जो मारने वाले हैं, वो लेते हैं जी। हम 24-48 आवर का टाइम देते हैं, उसके बाद गुजरात के अंदर सिर्फ ओपीडी क्लोजर करते हैं। ठीक, उनको कहते हैं कि जी आपको फेस आइडेंटिटी मिल गई, CCTV फुटेज से आपको नादरा से उनके प्रिंट्स मिल गए, 48 घंटे में उनको ट्रेस करें। नहीं होते ओपीडी क्लोजर करते हैं और आगे हम चलते हुए प्राइवेट सेक्टर के साथ और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ओपीडी क्लोजर होती है। फिर हम एहतजाजी धरना भी देते हैं, कन्वेंशन करते हैं। आज गर्द के 14 रोज गुजरने के बाद हम क्लूलेस खड़े हैं। 5वां दिन है हमारा DC कॉम्प्लेक्स के बाहर हमने धरना दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है तो मैं आपसे माजरत ख्वाह भी हूँ और आपसे चाहूंगी कि मुझे बताया कि लास्ट क्या ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हम एट द एंड जो है ओपीडीज ही बंद कर दें? हम कतई तौर पे नहीं चाहते कि अवामुन्नास किसी भी सूरत हाल में हमारी वजह से तकलीफ में आए। ठीक है, लेकिन हमें ये बताया जाए, अकामे बाला जो है वो ये बता दें कि हमारे पास वो क्या ऑप्शन छोड़ते हैं, क्या हम इमीडिएटली ओपीडी क्लोज की तरफ जा रहे हैं? हमने तो 14 दिन अपने मामलात को गवर्नमेंट के आगे रखा कि खुदारा इसके ऊपर नोटिस लें, खुदारा इसके कातिलों को गिरफ्तार करें। मतलब आप लोगों ने अपनी तमाम तो जितने भी मसाइल थे उनको एड्रेस किया है, गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश भी किया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सऊद फैसल मौजूद थे, अपना जो एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर सऊद आपका बेहद शुक्रिया। बिलाल आपकी तरफ आऊंगी। इस तरह के पहले भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, सिक्योरिटी रिस्क पर बात की जानी चाहिए कि डॉक्टर्स की भी सिक्योरिटी का हमें ख्याल रखना है, इंतजामिया ने ख्याल रखना है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या इस पर कोई गौर व फिक्र हो रहा है, कोई पॉलिसीज
कोशिशें बनाई जा रही हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स के साथ उन झगड़ा किया जाता है, आए दिन रिपोर्ट हो रहे होते हैं केसेस, अब कत्लेआम शुरू कर दिया गया है? मुनीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही अफसोसनाक बेशक, वाकया था। true। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कत्ल होना, फिर उस घराने का कत्ल हो जाता है, फिर वो एक बच्चे का बाप भी है, बिल्कुल ऐसे ही, फैमिली हाँ। को भी देख के चल रहा था। तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, कंडेम करना चाहिए। इस तरह के वाकयात होने नहीं चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होने चाहिए। तो जहाँ तक हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी की लेजिस्लेशन का जो इश्यूज था, वो तो अभी ताहाल अभी पंजाब असम्बली में पड़ा हुआ है, उस पर तो अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से बहुत सी जो मीटिंग्स हैं वो की गई थी, और चूँकि अभी लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी है अस्पतालों की वो बेहतर करने की जानिब जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि हो जाए। लेकिन इसमें ये इश्यूज ये आ रहे हैं कि अब चूँकि जो डॉक्टर्स है, ये कत्ल हुआ है एक रोड पे, एक आम रोड पे, एक बड़ा शाहराह थी। तो अब वहाँ पे आज 14वां रोज़ है। होना तो ये चाहिए था कि अगर यंग डॉक्टर्स ने वहाँ पे कत्ल हुआ, उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे, जियो फेंसिंग रिपोर्ट थी, वो सब कुछ मुहैया कर दिया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए थी। इन 14 दिन के अंदर बहुत कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट कुछ छापे मारते, कोई इनको कन्विंस करते, कुछ ना कुछ करते, जिससे यंग डॉक्टर्स, जो वहाँ के गुजरात के जो डॉक्टर्स हैं, वो भी उनको पता चलता कि जो पुलिस है हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, तो वो जो है ना ये हो जाता है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। इनकी जानिब से भी लाहौर के अंदर भी ये फ्राइडे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हम अल्टीमेटम देते हैं 48 आवर्स का, लेकिन कुछ मस्बत पहलू सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से आज लाहौर के अंदर भी तकरीबन जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इन सब के अंदर ओपीडी की स्ट्राइक है, और गुजरात के अंदर पहले ही ओपीडी की स्ट्राइक है। और आपको पता है कि बड़े हॉस्पिटल के अंदर रोजाना की बुनियाद पर एक अस्पताल में 5000। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे देखने वालों को ओपीडी बंद होती है तो क्या सूरत हाल होती है फिर डॉक्टर, वो उस वक्त इलाज के लिए जो लोग आते हैं, फिर वो तो दर बदर धक्के खा रहे होते हैं ना वहाँ पर आके? बिल्कुल मुनीबा, ये आपको पता है, मुझे पता है, या कुछ ऐसे जो व्यूअरशिप होंगे जो कि लाहौर न्यूज़ देखते होंगे, सिर्फ उनको पता चल सकता है कि आज ओपीडी की स्ट्राइक है। जो लोग नहीं देखते होंगे या जो टीवी नहीं देखते, जिनके पास टीवी नहीं है, मतलब जो दूसरे शहरों से आए हुए नहीं है, तो वो उनके लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। पैसे खर्च करके आते हैं, यहाँ पे आके पता चलता है कि आज तो ओपीडी तो क्लोज है, बंद है, डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। तो उनके उस वक्त वो जो तासुरात होते हैं ना, वो बड़े गमगीन किस्म के होते हैं। तो ये सूरत हाल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो गिल्टी है ये गवर्नमेंट है, वहाँ के DPOs हैं, DCs हैं, IG साहब को इनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। एक इनको मस्बत एक पहलू, एक वे आउट देना चाहिए कि हम इस पे काम करेंगे, आप हमें 1-2 दिन की मोहलत दें, आप OPD को ओपन करें, ठीक है। ये सारे मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है, पुलिस को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होगा, चूँकि वो लोकेशन डिसलोकेट हो चुकी होगी, और डाकू चूँकि वो इलाके भी गुजरात के हैं, तो वो साइड पे चले गए होंगे। तो ये डिफ़िकल्टीज़ का पुलिस को बताना चाहिए, ठीक है। तो मामला को सबको मिलजुल के करना चाहिए, ताकि आज ये जो अभी लाहौर में हुई है, गुजरात में हुई है, ये फैल के पंजाब के दूसरे खुदा ना खास्ता अगर पूरे पंजाब में ये हड़ताल कर दी जाती है, तो फिर समझें कि लाखों करोड़ों जो लोग हैं ना, फिर वो कह ले कि दरबदर हो जाएंगे, उनको इलाज मुआवजे की सूरत मिलेगी। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि जब तक आपकी बात नहीं मानी जाती है, आप लोगों का इंतजामिया से रब्ता नहीं होता, OPDs बंद रखेंगे आप लोग? उसमें मैडम सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन हमने गरीब मरीज़ों के लिए OPD काउंटर बना रहे हैं एमरजेंसी और इंडोर के अंदर, जहाँ पे उनका जो भी है तिबी मुआयना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। 11 बजे तक, ठीक है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप वहाँ के कातिल तो पकड़ने में नाकाम रहे हैं, आपने हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनको बिला वजह टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, और इस चीज़ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। वो मतलब है कि आप करें जो भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर बगैर इंक्वायरी के आप दर्जा चारों का कोई मुलाजिम भी उड़ा देते हैं, तो वो भी हक बजाने बैठ के वो स्टे लेके आएगा। आप डॉक्टर्स को ऐसे कर रहे हैं, वो कैसे ड्यूटी करेंगे? तो मतलब आप लोग कार्रवाइयाँ करें, लेकिन आप लोग ये देखें कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने पहलू ज़रूर देखना है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि डॉक्टर्स और जो हमारी इंतज़ामिया है वो बैठकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाले, और जो OPDs अब बंद रखी जाएंगी या उसका अल्टरनेट भी निकाला गया है, सुबह 6 से 11 बजे तक OPD जो साइड पे काउंटर लगाया गया है यंग डॉक्टर्स की तरफ से, वो खुला जाएगा। लेकिन फिर भी ये कोई हल नहीं है, इसका कोई मुस्तनद हल निकालना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शुएब नियाज़ी साहब मौजूद थे और मोहम्मद बिलाल मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।